और हमारे साथ आखिरी सौदा में अब जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के फंड मैनेजर मयूरेश जोशी और फाइवसेंस.com के टेक्निकल रिसर्च हेड सर्वेंद्र श्रीवास्तव। स्वागत है आप दोनों का ही। मयूरेश, जैसे कि अभी आपने देखा, दो जो सवाल पूछे गए थे हमारे दर्शकों की ओर से रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक्स पर, और जो रिस्पॉन्स हमारे एनालिस्ट दे रहे हैं टेक्निकली, क्या कोई उम्मीद नहीं है बाजार को रेल बजट से? आफ्टरनून प्रदीप जी, आई थिंक क्लियरली जैसे कैपिटल आउटले और केपेक्स प्लान्स हैं रेलवे मिनिस्टर के, मुझे लगता है जो लाइन ऑफ क्रेडिट मिली एलआईसी और जापानीज फंड से, आई थिंक दैट कैन सफिशिएंटली प्रोवाइड फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर पार्ट। हाउएवर आई थिंक जितना केपेक्स रेलवेज ने किया है ईयर टिल डेट, आई थिंक दैट हैज बीन क्वाइट सिग्निफिकेंट एट 58,000 करोड़। हम जो ऑपरेटिंग रेशियो देखते हैं दैट इज मोर देन 90%। तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई थिंक जो हम दिक्कतें देखते हैं कि राइज इन फ्रेट कॉम्पनसेट्स फॉर नो राइज इन टैरिफ्स एटलीस्ट फॉर द पुअर मैन, और जहाँ पे एयर कंडीशन टैरिफ बढ़ते हैं वो आई थिंक सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक नीड्स टू बी वॉच्ड आउट कि रेवेन्यू के जो फिगर्स आएंगे कैसे पैन आउट होंगे फॉर दिस ईयर। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक जो ऑर्डर विन्स आते हैं और जैसे रेलवेज की ऑर्डर्स आती हैं स्पेसिफिकली टुवर्ड्स रेलवे रोलिंग स्टॉक विच इज मोर टू डू विद इंजन्स, कोचेज, वैगन्स, जिससे काफ़ी बढ़िया कंपनी अफेक्ट होती है। मुझे लगता है दीज ऑर्डर विन्स हैव टू बी क्वाइट सब्सटेंशियल। दूसरी बात, द फ्लो ऑफ ऑर्डर्स जो मार्जिन पे आते हैं, आई थिंक दोज मार्जिन प्रॉब्ली आर हैविंग सम अमाउंट ऑफ प्रेशर, क्योंकि कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ गई इन टर्म्स ऑफ बिडिंग फॉर दीज ऑर्डर्स। और तीसरी बात, आई थिंक अगर हम देखें जो यूटिलाइजेशन लेवल्स हैं काफ़ी रेलवे स्टॉक्स के, टिटागढ़ वैगन्स की यूटिलाइजेशन लेवल्स अक्रॉस इट्स प्लांट्स इज बिटवीन 14-15%। टेक्समैको की भी आई थिंक वही हालत है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक सब्सटेंशियल ऑर्डर वोन्स हैव टू कम थ्रू फॉर वॉल्यूम इंक्रीज एंड दैट लेवरेज विल प्ले ऑन बैलेंस शीट। ये कोई आसान खेल नहीं है जो एक दो क्वार्टर में शायद दिखेगा बैलेंस शीट के ऊपर, काफ़ी समय लगेगा। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक रेलवे बजट के अनाउंसमेंट्स देखनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द केपेक्स आउटले, जो हमें लगता है 1,25,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए, एंड हाउ द रेलवे मिनिस्टर इज प्लानिंग टू प्रॉब्ली फंड हिज डेफिसिट दैट कम्स थ्रू, क्योंकि 7 पे कमीशन का भी लगभग 23 से 24,000 करोड़ ये बार रेलवे बजट को हिट लेना है। और इस स्पेस में आप देखिए, अगर रेलवे कंपनियों के साथ ही रहें तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है वो कर्नेक्स माइक्रो, BHEL, पेनार इंडस्ट्री, सीमेंस और BHEL रेलवेज के लिए काफ़ी काम करते हैं। लोकोमोटिव्स में इनका बहुत बड़ा रोल है। सर्वेंद्र, टेक्निकली आपको क्या लग रहा है? BHEL ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड्स पहले ही आ चुके हैं, लेकिन क्या अब भी मौका है नई बिकवाली करने का स्टॉक में? देखिए, स्टॉक तो काफ़ी ओवरसोल्ड हो गया हर्षदा जी, तो यहाँ से नई बिकवाली तो नहीं करनी चाहिए। बट ये स्टॉक एक डाउन टर्न में है, एक ट्रेंड स्ट्रांग नीचे की तरफ चलते जा रहा है। अब डिलीवरी थोड़ी कम हो गई है, लास्ट रिजल्ट के बाद थोड़ी डिलीवरीज उतरी है स्टॉक में, बट अब लग रहा है कि कहीं थोड़ा बिकवाली का जो मोमेंटम है वो थम रहा है। सो अराउंड 88 to 90 ऑड लेवल्स, आई थिंक वहाँ तक तो जगह दिख रही है। उसके बियॉन्ड तो अभी बोलना मुश्किल होगा, बट अराउंड 88 to 90 ऑड लेवल्स ये स्टॉक और अभी जा सकता है। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आती हुई, और यही इस वक्त बाजार में सबसे ज़्यादा कमज़ोर शेयर भी आपको नज़र आएगा निफ्टी के लिहाज से। लेकिन इसके अलावा टाटा मोटर्स की भी अच्छी खासी पिटाई हो रही है अब तक, लेकिन आज यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी हल्के हैं। इसको आप कैसे देखेंगे सर्वेंद्र? आज गिरा तो है 3.5%, लेकिन औसत से करीब 40% ही वॉल्यूम हुए हैं टाटा मोटर्स में। नहीं देखिए प्रदीप जी, ये तो स्टोरी पूरी बाजार की है कि वॉल्यूम्स नहीं है। लास्ट 3-4 सेशंस में अगर आप देखें तो हम 12,000, 13,000, 14,000 करोड़ जैसे वॉल्यूम्स पे हम या तो ऊपर जा रहे हैं या तो नीचे आ रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ा ध्यान निकालना तो मुश्किल होगा। बट टाटा मोटर्स ओवरऑल, मैं अगर मीडियम टू लॉन्गर टर्म थोड़े सेटअप्स देखूं तो मुझे ऐसा लगता है 275 से 285 के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं, वो तो टूटते हुए नहीं लगते हैं। बट हाँ, अगर 300 के आसपास मिले, 295, 300 की रेंज में अगर मिलता है तो एक बार 10 रुपये के स्टॉप लॉस से एक बार लेना चाहिए, और वापस ये मानना चाहिए कि एक बार वापस से 320, 330 का आंकड़ा ये वापस से रिटेस्ट करेगा। ओके, तो एक पुल बैक की संभावना है, लेकिन ऑफ कोर्स आज हमने देखा है स्टॉक में एक बहुत बड़ा झटका मिलता हुआ। सानंद के प्लांट में ऑफ कोर्स वो फ्लैश स्ट्राइक हुई और उसी का खामियाजा वो स्टॉक भुगत रहा है टाटा मोटर्स आज। दूसरे वीक ऑफ विकेट्स PSU कंपनियों में ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। NTPC आज ऑफ कोर्स वो रिटेल निवेशकों के लिए OFS खुला है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दबाव जारी है। लेकिन NMDC हो, MMTC, नेवली लिग्नाइट, कोल इंडिया जैसे शहरों में भी काफी ज्यादा गिरावट। यहां पर मयूरेश, आपकी सलाह क्या होगी? नेवली लिग्नाइट के लिए कल अच्छी खबर आई थी तो स्टॉक 11-10% भागा था, आज 6% का नुकसान। NTPC कमजोर, कोल इंडिया में भी यही लोग शायद डर रहे हैं कि आगे अगले महीने बजट के बाद वो OFS की तैयारी होगी।
नहीं, क्लियरली आई थिंक बहुत स्टॉक स्पेसिफिक उलझान रहना चाहिए ये स्पेस में। अगर मैं देखूं जैसे एनटीपीसी का ओएफएस आ रहा है, जो रेगुलेटेड इक्विटी ग्रो होने की उम्मीद है अराउंड 45% इन द नेक्स्ट 2 years, अराउंड 70-70% और द नेक्स्ट 3 to 4 years। मुझे लगता है एक लॉन्ग राउंड प्ले है। और जैसे हम पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स देख रहे हैं उदय स्कीम से, मुझे लगता है जैसे एसईबी की हेल्थ सुधरेगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, एनटीपीसी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। हालांकि ये स्टॉक बहुत बड़े मूव्स देता नहीं है ऑन ईदर साइड्स। मुझे लगता है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ओएफएस को सब्सक्राइब करते हैं विच इज बीइंग ऑफर्ड एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, मुझे लगता है 13.3 रुपए के ईपीएस कोट कर सकती है एनटीपीसी अराउंड FY17 नंबर्स एस्टिमेट्स के हिसाब से। और अगर हम एक टारगेट प्राइस भी लेते हैं, आई थिंक 146 इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट ओवर द नेक्स्ट 1.5 year, जिस पे आई थिंक इट विल नॉट बी ट्रेडिंग दैट एक्सपेंसिव आल्सो, अराउंड 1.3 times प्राइस टू बुक। जहां तक कोल का सवाल है, यस आई थिंक मार्केट एप्रीहेंशंस काफी है इन टर्म्स ऑफ ईदर ह्यूज डिविडेंड पे आउट कमिंग थ्रू, या जो ओएफएस आने की उम्मीद मार्केट लगाए बैठा है पोस्ट द बजट। बट मुझे लगता है अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है, आई थिंक यू शुड वेट फॉर द स्टॉक टू डिक्लाइन। क्लियरली आई थिंक जो प्रोडक्शन नंबर्स हम देख रहे हैं विद द काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स द गवर्नमेंट हैज टेकन, मुझे लगता है 8.5-9% कैगर पे अगले 3 से 4 वर्षों में आई थिंक ग्रोथ इजीली अचीव कर सकती है। और जैसे एंड रियलाइजेशन स्पेसिफिकली ऑन द ई ऑप्शन साइड, मुझे लगता है आई थिंक दैट कैन हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ से इन टर्म्स ऑफ अदर ब्लेंडिंग रियलाइजेशंस कम थ्रू। ग्रेडेड कोल जैसे कोल इंडिया के अलग अलग वराइटीज हैं, इफ देयर इज सम अमाउंट ऑफ प्राइस हाइक्स दैट हैपन ऑन दैट फ्रंट, मुझे लगता है एंड रियलाइजेशंस भी सुधर सकते हैं। तो आई थिंक कोल इंडिया वेरी मच स्टेज ऑन माय रडार, बट क्लियरली बजट की राह देखें, वेट फॉर डिक्लाइंस ऑन टू दिस काउंटर। कोल इंडिया के लिए एटलीस्ट डू नॉट रश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चले फिलहाल बजट का इंतजार करें, उसी के बाद इन पीएसयू शेयरों में पैसा लगाएं, फिलहाल नहीं। इस बीच आप ही के भेजे हुए सवालों के जवाब हम ले रहे हैं। रजत बोस ने कॉल दिया है आइडिया पर। याद रखिए कल ये काउंटर काफी ज्यादा एक्टिव था। आइडिया आज 1.5% नीचे है और रजत कह रहे हैं आगे और गिरावट रहेगी, इसे आप बेचें। 103 रुपए का टारगेट और 108 रुपए 50 पैसे पर स्टॉप लॉस लगाइए, ये रजत का मानना है। वहीं स्पाइस जेट जिसमें आज हम देख रहे हैं एकदम सपाट कारोबार है, रजत का मानना है कि अगर एक रैली दिखती है, तेजी आती है स्टॉक में, तो इसे आप 7150 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करें, बेचे स्टॉक को रादर, और 6350 पर स्टॉप यहाँ पर टारगेट रहेगा। यहाँ पर भी वीकनेस ही एंटिसिपेटेड है, बिकवाली की सलाह यहाँ आई है। निफ्टी आप देखिए 7050 के नीचे कारोबार कर रहा है, 7042 के आंकड़े, और बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा नुकसान बनता हुआ दिखाई दिया। बैंकिंग काउंटर्स में आज के सत्र में हमने देखा है इंडसइंड, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स थे जहां पर ज़्यादा मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दी थी। एचडीएफसी बैंक भी कुछ कमज़ोर हैं, लेकिन क्या बैंक निफ्टी में आप नई बिकवाली की पोजीशन लेंगे इस समय, और क्या फिलहाल लेवल्स आगे देखने को मिलेंगे? क्योंकि कल कोई कह रहा था 13800 शायद अगला सपोर्ट का काम करेगा, और उसके हम काफ़ी करीब आ चुके हैं सर्वेंद्र। नहीं, बिल्कुल आई थिंक नंबर्स आप जो बोल रहे हैं तकरीबन वही नंबर्स हैं। मेरे भी 13700 13800 पे अच्छे सपोर्ट्स हैं, तो बिकवाली की तो राय बिल्कुल नहीं होगी। इनफैक्ट थोड़ा वेट करें, और अगर एक आध सेशन अगर अच्छा जाता है और थोड़ा सा अगर स्क्रीन पे थोड़ा ग्रीन देखने मिलता है, तो आई थिंक वो एक सेशन काफ़ी कुछ बता पाएगा कि बैंक निफ्टी आगे क्या करना चाहता है। बट थोड़े से अगर मीडियम टर्म प्लेयर्स हैं जो थोड़ी पोजीशन स्टैगर करके बना सकते हैं, इवन इन फ्यूचर्स भी यू कैन स्टैगर योर पोजीशन। अगर आप स्टैगर कर सकते हैं पोजीशन, तो आई थिंक 13700 से धीमे धीमे बैंक निफ्टी लेना शुरू करना चाहिए। और निफ्टी में तो 20 भी अवेलेबल है, बैंक निफ्टी में शायद अवेलेबल नहीं है, बट धीमे धीमे एक्यूमुलेट करना चाहिए उस लेवल से। ओके, और बाजार को इंतजार है रेल बजट का। हमारे साथ रेलवे एक्सपर्ट अखिलेश्वर सहाय अब जुड़ चुके हैं। मिस्टर सहाय, स्वागत है आपका। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कि जो 2 बार से इंतजार है कि बड़ा निवेश शुरू हो, रेलवे का काया पलट होते हुए वाकई जमीन पे दिखाई दे, इसकी शुरुआत होगी? देखिए, इसकी शुरुआत नहीं होने से का कोई चारा नहीं, अब कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि इस अगर रेलवे में बिग टिकट इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं आज की तारीख में, तो रेल का भविष्य खतरे में है। वर्तमान तो ऑलरेडी जो है रेलवे का ठीक नहीं चल रहा है, मगर रेलवे का भविष्य भी अब खतरे में है। इसलिए जो है अब तो कोई उपाय ही नहीं है, बिग टिकट जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आने ही आने हैं, और रेलवे को एक ऐसा समय आ गया है कि उनको इसकी चिंता नहीं करनी है कि हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है। नहीं, लेकिन जिस सोर्स से भी पैसे आ सकते हैं हमारे पास, उसके मुताबिक तो जो पैसे बजट में एलोकेट किए गए थे उसका भी पिछले साल में रेलवे इस्तेमाल नहीं कर पाया है। इसकी क्या वजह देखते हैं आप? हाँ, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, मगर वो 10,000 का वो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा
गैप है। 10,000 करोड़ लगभग ऐसा है जो उन लोगों ने इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। मगर ऐसा है कि ये फर्स्ट ईयर था गवर्नमेंट का, पहला 6 महीना तो वैसे ही निकल गया। तो मेरी अपनी राय है कि अगले साल से ये सिचुएशन इम्प्रूव करेगा। रेलवे मंत्री ने कहा है कि उनको करीब 8.5 लाख करोड़ के रकम की जरूरत होगी ट्रेन को मॉडर्नाइज करने के लिए, नेटवर्क्स को और मजबूत करने के लिए। दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि कैसे रेलवेज अपने आप से अपनी रेवेन्यू बढ़ाए, कैसे वो इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू का बैलेंस आप देखेंगे रेल मंत्री इस बार ला पाएंगे। देखिए, रेवेन्यू की जहाँ तक बढ़ाने की बात है, आज की तारीख में जो फ्रेट का पोजीशन है और जो पैसेंजर सर्विसेज का पोजीशन है, इन दोनों से रेलवे को पैसे नहीं आ रहे हैं। इतने पैसे नहीं आ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरनल जनरेशन हो पाए। तो पैसे तो आने होंगे इन दोनों रेवेन्यू सोर्सेज को छोड़ के। आइडर जो रेलवे के लिए बाकी जो अदर क्रिएटिव वेज हैं इंटरनली सोर्स बढ़ाने के, चाहे वो लाइन मोनेटाइजेशन हो या वो जो है जिसको आप कोचिंग एंड अदर अर्निंग कहती हैं उनको बहुत बढ़ाने का हो, या एडवर्टीजमेंट्स का हो, या स्टेशन मॉडर्नाइजेशन करके वहाँ से पैसे निकालने का हो, या जो रेलवे के नॉन कोर एसेट्स हैं उनको रेलवे से हटा के पैसे निकालने का हो। मगर बेसिकली जो रेलवे का ग्रोथ होगा वो पार्टनरशिप के थ्रू ही होगा। स्टेट गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, जो यूजर्स हैं उनको आगे आना पड़ेगा, और ये जो 30 से 40 साल के जो लोन हैं, चाहे वो आपके मल्टीलैटरल एजेंसी से आए या बाइलैटरल एजेंसी से आए, उनको लाना होगा। क्या आप भाड़ा बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, आप अगर मुझसे पूछिए भाड़ा बढ़ने या नहीं बढ़ने का, इस देश में ये दुर्भाग्य है कि 53% जो है कम्यूटर्स हैं। उनको तो आप माने न सर्विस देते हैं, न उनसे पैसा ठीक वसूलते हैं। इस देश में बड़ा क्लियर है, देयर इज ए विलिंगनेस टू पे बट अनविलिंगनेस टू चार्ज। आप फैसिलिटी बढ़ाइए, पैसे बढ़ाइए। 53 डिफरेंट टाइप्स के आप कंसेशन दे रहे हैं रेलवेज में आज। अब आप उसके बावजूद भी अगर आप और ये सारी चीज़ों का ना फैसिलिटी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ है कि अब रेलवे के पास पैसेंजर सर्विसेज में, सेफ्टी में, छोटी छोटी चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं बचे हैं। तो पैसे ये फेयर्स तो बढ़ने ही होंगे, नहीं बढ़ने का कोई उपाय नहीं बढ़ेंगे तो भविष्य तो जाएगा ही परेशानी में, वर्तमान भी जाएगा। जी मिस्टर सहाय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच बाजार में नए लोज बन रहे हैं, तो हम लौटते हैं बाजार की तरफ। 7025 के नीचे फिसलता हुआ मार्केट नजर आ रहा है, और जैसे कि हमें दिख भी रहा था कि मार्केट में रिकवरी के साइन जो थे वो गायब हो गए हैं धीरे धीरे, और वही होता हुआ निफ्टी बैंक आप देखिए अब 158 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स करीब 300 पॉइंट नीचे है। मार्केट ब्रेथ अगर आप देखेंगे तो 75% स्टॉक्स आपको कमज़ोर नज़र आएंगे। साफ तौर पे ये जो गिरावट आई है इस वक्त मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी से आती हुई, SBI पे नज़र रखिए, ये 1% ऊपर था और 1% नीचे आता हुआ आपको अब दिखाई देगा। SBI में बड़ा स्विंग है, आप देख सकते हैं। जेट एयरवेज का एक स्टॉक देखिए, तेज़ गिरावट है। BHEL, बैंक ऑफ बड़ौदा, आइडिया सेल्युलर, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर ऐसे ही बहुत तेज़ी के साथ गिरावट आते हुए हमने देखी है। रेलवे स्टॉक्स में टीटागढ़ वैगन्स ये भी बहुत तेज़ी से गिरता हुआ नजर आया। प्रदीप, टीटागढ़ इनफैक्ट पिछले आधे घंटे में अब 4% गवा चुका है। साथ ही साथ आप देखेंगे कालिंदी रेल एक और लूजर है आज का, जहां पर वो बिकवाली बढ़ गई है। टेक्स रेल भी इस श्रेणी में आप शामिल कर सकते हैं। तो इन रेलवे काउंटर्स की हालत जो है और भी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो प्रेशर है वो लगातार बना हुआ है और अब भी और बिकवाली आ रही। BHEL लगभग 5% नीचे ट्रेड करता हुआ। कर्नेक्स, स्टोन इंडिया, इन सब काउंटर्स में वो बिकवाली धीरे धीरे करके बढ़ ही रही है। जेट एयरवेज एक स्टॉक, और नॉर्मली हम देखते हैं इस काउंटर में रेल बजट के आसपास थोड़ा सा प्रेशर होता है, लेकिन आप वो काउंटर देखिए 4-5% नीचे है। और स्पाइस जेट की हम पहले बात कर रहे थे जिस पर एक शॉर्ट कॉल लिया गया था रजत बोस की ओर से, वो भी कुछ नुकसान में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एविएशन कंपनियों में आपको क्या लग रहा है, जो 5/20 वाला नया डिबेट शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है,
क्या उसका डर है या फिर कुछ और क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस दिखने लगी है मयूरेश एविएशन कंपनियों में? ये काफ़ी कुछ ओवर हैंगिंग फैक्टर्स हैं हर्षदा जी। आई थिंक एक 5/20 डेफिनेटली ओवरहैंग सब बना रहेगा जब तक क्लैरिटी नहीं आती। और दूसरी बात, जो एक सब्सटेंशियल हमने रन देखी थी, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ इट वाज एनकैप्सुलेटेड बाय द फॉल इन क्रूड। तीसरी बात आप ये देखिए, जो लोड फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज लोड फैक्टर्स सस्टेनिंग एट दीज हायर लेवल्स बिकॉज ऑफ हाईली वॉलेटाइल क्वार्टर्स दैट एयरलाइन कंपनीज कैन फेस, आई थिंक एक वो दिक्कत सी बन सकती है। और मुझे लगता है आई थिंक जो लेवरेज इनके बैलेंस शीट्स पे हैं काफ़ी प्लेस के, एक्सक्लूडिंग इंडिगो, आई थिंक ये थोड़ी ट्रॉन्ट सी प्ले कर सकती है। इफ यू आर प्रॉब्ली टॉकिंग अबाउट अ ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉब्ली हैविंग डिमांड कॉन्ट्रैक्शन, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सारे फैक्टर्स शायद प्ले आउट हो रहे हैं। एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट जो क्रूड की फॉल हमने देखी है इज लार्जली इन द प्राइस, क्योंकि द स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स हैव आल्सो बीन क्वाइट स्टुपेंडस कंसीडरिंग द क्रूड ऑयल फॉल। लेकिन क्रूड की फॉल का आज फायदा थोड़ा बहुत ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मिला है। एचपीबीपी, आईओसी तीनों में ही तेजी देखने को मिल रही थी। अब आप देखेंगे आईओसी लगभग 2% ऊपर है, यानी कि ये भी अपने दिन के हाई से थोड़ा सा हल्का हो रहा है। बीपीसीएल 4% ऊपर अब भी कायम है। सर्वेंद्र, क्या यहाँ पर नई तेजी की जा सकती है? एचपीसीएल तो एक स्टॉक ऐसा है जो कि अच्छा लग रहा है, और लास्ट टाइम भी हम जब मिले थे तो ये बात थी कि ये एक बार इसमें डेफिनेटली एक बाउंस आ सकता है क्योंकि काफ़ी ओवरसोल्ड है। सो मेरा मानना है कि ये स्टॉक करीब 675-678 तक के लेवल्स फॉर द नेक्स्ट 1 वीक तो टेस्ट कर ही सकता है, और अगर रिवर्सल्स और अच्छे हुए तो बाद में ये मूव थोड़ा और गहरा सकता है और पुल बैक थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। ओके, जीएमआर इंफ्रा पे नजर डालिए, और यहाँ पर हमने आज लगातार मजबूती देखी थी। बाद में जो खबर आई कि मालदीव्स में इनका जो एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट था, जिसको सरकार बदलने के बाद 2012 में स्क्रैप कर दिया गया था, वहाँ पर अब एक आर्बिट्रेशन में इनके फेवर में फैसला आया है। सिंगापुर बेस्ड ये आर्बिट्रेशन पैनल था। एक्सिस बैंक और जीएमआर, इन दोनों के लिए ये अच्छी खबर बनती है मयूरेश, अगर आप देखें, क्योंकि एक्सिस बैंक ने लोन दिया हुआ है इस प्रोजेक्ट के लिए, उसकी भी रिकवरी हो पाए ऐसी उम्मीद है। करीब 160 मिलियन का लोन है। हालांकि कितना डैमेज रिकवर होगा ये अभी फैसला नहीं हुआ है, और इस प्रोसेस में बताया जा रहा है कि कम से कम 6 महीने और लगेंगे तय करने में। क्लियरली आई थिंक यू विल हैव टू वेट एंड वॉच, और अगर फेवर पॉजिटिव आया तो ये आई थिंक इंक्रीमेंटली पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन जैसे आप टाइमलाइंस बता रहे हैं, मुझे लगता है आई थिंक काफ़ी दिक्कतें हैं, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ जीएमआर इंफ्रा। आई थिंक जो लेवरेज बैलेंस शीट है, इनके जो सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन हम देखते हैं, आई थिंक नॉट एवरी बिजनेस इज प्रॉब्ली डूइंग वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक जीएमआर पे अभी मैं कॉल लेना है, आई थिंक टू लुक एट द स्टॉक एट दिस लेवल नहीं देखना चाहूँगा। हालांकि आई थिंक प्राइवेट स्पेस में मुझे लगता है आई थिंक एक बेस इफेक्ट को लेके, क्रेडिट ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस को लेके एक्सिस बैंक जैसा स्टॉक बिल्कुल देखा जा सकता है। बट क्लियरली अगेन आई थिंक इन दीज टाइम्स, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आई थिंक इट्स बेस्ट अवॉइडेड फॉर द मार्केट्स टू सेटल डाउन एंड देन प्रॉब्ली टेक पोजीशंस। तो यहाँ पर शायद एक मौका है पोजीशन हल्की कर लेने का। आज की तेजी देखकर एक्सिस बैंक एकदम फ्लैट, जीएमआर में हमने देखा था 6% की तेजी, अब सिर्फ 4% ही ऊपर है। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली का बजट तैयार लगभग हो गया है, आप ये कह सकते हैं, और 4 दिन बाकी है। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री से और ये जानने की कोशिश है कि उनकी क्या मांगे हैं बजट से। आज फोकस रहेगा फार्मा सेक्टर पर। और डॉक्टर रेड्डीज के सीएफओ सोमेन चक्रवर्ती हमारे साथ आज मौजूद है। सोमेन, स्वागत है आपका। बजट से हर साल हेल्थ केयर सेक्टर को निराशा मिलती है, ये एक ट्रेंड ऑफ सॉर्ट्स बन गया है। इंडस्ट्री को कम एलोकेशन और कमजोर रोड मैप की वजह से परेशानी साफ तौर से रही है। इसके पीछे आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है, अनदेखी क्यों करती है सरकार इस क्षेत्र में? तो ये अनफॉर्चुनेट है, आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस फिर भी हेल्थ केयर सेक्टर का एलोकेशन काफ़ी कम है, 2% से भी कम है। अगर आप एक्सेस का बात करें हेल्थ केयर का, तो इवन स्मॉल टाउन, अब तो रूरल एरिया छोड़ ही दीजिए, यहाँ जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा बड़े सिटीज़ में आ जाते हैं। जैसे हम ओरिजिनली पश्चिम बंगाल से है, मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग जो हमारे टाउन से हैं वो हैदराबाद आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। मैं जब कॉरपोरेट हेल्थ केयर सेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर से बात करता हूँ जी, वो लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल बनाए, तो बोलते हैं कि ये जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट
होना चाहिए वो सेमी अर्बन और स्मॉल टाउन में अच्छा नहीं मिलेगा। तो पर आप कह रहे हैं कि निवेश कम होता जिम्मेदारी है, लेकिन आप देखिए सरकार फार्मा सेक्टर के R&D पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही और इसको सहारा देने के लिए किन कदमों की जरूरत है? इनफैक्ट R&D एग्जम्पशंस के रूल्स में बदलाव की बातें हो रही हैं। R&D तो ये जो भी कंपनी का लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन है उसके लिए सबसे बड़ा ग्रोथ लीवर है। अगर आप अच्छे R&D करोगे, आप इनोवेट करोगे, तभी कंपनी का वैल्यू क्रिएशन होता है। और एज ए कंट्री अगर हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो हमें इनोवेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में मिस्टर सोमेन, फिर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अगर सरकार ने फोकस देना है और थ्रस्ट देना है हेल्थ केयर को, आपकी बड़ी क्या उम्मीद है? तो जैसे अभी स्टार्टअप कंपनी के लिए इंसेंटिव शुरू हुआ है तो उसको सिर्फ 3 साल के लिए है। मगर आप फार्मास्यूटिकल R&D देखो तो 3 साल में कोई ज़्यादा कोई बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। आप R&D इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे, आपको जो प्रॉफिट आने वाला है वो तो उसके बाद ही आएगा। तो इसलिए अगर आप लिमिट रखो 3 साल का तो उसको तो ज़्यादा कोई फ़ायदा तो नहीं मिल रहा है ना नया स्टार्टअप कंपनी का। तो इसीलिए कभी भी कोई स्कीम फार्मास्यूटिकल सेक्टर का ध्यान में रखते हुए कोई अगर लगाते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिवली देखना चाहिए इसको बेनिफिट होगा क्या नहीं होगा। सिमिलरली जो SEZ है उसको अभी जो डेट है उसको एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि SEZ जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है उसको बेनिफिट तो होना चाहिए। अदरवाइज कैसे आप ज़्यादा इंडस्ट्री को आगे बढ़ाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोमेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब 3 बज चुके हैं और अब बारी है आपको बताने की निफ्टी पर क्या करना चाहिए। 7000 के टारगेट के नजीक पहुंचता हुआ इस वक्त निफ्टी नजर आएगा। 7015 के लेवल हैं और हमारे एक्सपर्ट मनोज सचदेव की राय है यहाँ पर बेचने की। अब भी कह रहे हैं कि बेचिए। 6980 के टारगेट आएंगे, 7090 के स्टॉप लॉस। 1 से 2 दिनों में मनोज को उम्मीद है ये टारगेट अचीव होने की। वहीं यहाँ पर आदित्य अग्रवाल भी कह रहे हैं जो आपकी पोजीशन होनी चाहिए निफ्टी में वो तेजी की होनी चाहिए। 7100 का टारगेट इन्होंने दिया है। स्टॉप लॉस 6990 पर रखें। ये 2 दिनों का कॉल रहेगा। सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ है। सर्वेंद्र, आपकी क्या राय रहेगी निफ्टी पर? देखिए थोड़े से ग्राफिक्स थोड़े से लेवल्स में चेंज है, बट या मेरी भी लेने की ही राय है। 7014 का भी निफ्टी का स्पॉट का रेट सपोज चल रहा है। टारगेट 7200 के आसपास रहेंगे और स्टॉप लॉस 6944 रहेगा। ये कॉल मैं देना चाहूंगा। बाय कॉल है यहाँ पर। 7200 के टारगेट 6944 माफ कीजिए, ये है स्टॉप लॉस का लेवल। तो आप अगर 50-60 पॉइंट का एक रिस्क लेने को तैयार हो तो यहाँ से 200 पॉइंट्स की तेजी मिल सकती है 2 दिनों के लिए। सर्वेंद्र की ये राय निकल कर आ रही है। लेकिन देखिए यहाँ से 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल एक्सपायरी है। आप कोई भी दाव जो लगाते हैं कल तक क्या नतीजा आता है ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बाजार पे दबाव हालांकि बढ़ता हुआ। निफ्टी बैंक करीब 200 पॉइंट नीचे और सेंसेक्स तकरीबन 300 पॉइंट नीचे अब ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। और अगर आप देखें लगातार जो दबाव बढ़ा है बाजार पे किन स्टॉक्स की वजह से और कहां पर हम ज़बरदस्त बिकवाली देख रहे हैं। एनटीपीसी में 4 गुना वॉल्यूम देखे जा रहे हैं। तो कल से जो इसका फॉलो ऑन पब्लिक इशू शुरू हुआ है उसके बाद दबाव लगातार बढ़ा है। अब 119 रुपये 20 पैसे के लेवल पर ये आ गया है। कल 122 के करीब यहाँ पर प्राइस डिस्कवरी इंस्टीट्यूशंस के बीच हुई थी। मयूरेश, जाहिर है कि अब एनटीपीसी का स्टॉक उस डिस्काउंट लेवल के भी नीचे फिसलता हुआ। क्या आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की राय दे रहे हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, आई थिंक ओएफएस में हम सब्सक्रिप्शन की राय तो दे ही रहे हैं क्योंकि हमें लगता है जो रेगुलेटेड इक्विटी इंक्रीज होगी ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स काफ़ी सब्सटैंशियल होगी। और रेगुलेटेड इक्विटी मॉडल जो एक फिक्स्ड आरओई पे काम करती है एनटीपीसी, आई थिंक सब्सटैंशियली ड्राइव करती है इसकी अर्निंग्स। जहाँ तक इसके आज की पावर कैपेसिटी ऑफ 45,500 ऑड मेगावाट्स, मुझे लगता है एक सब्सटैंशियल इंक्रीज हो सकता है अगले 3 वर्षों में। हमें लगता है 23,500 मेगावाट्स ऐड हो सकते हैं। और जो कैपिटल आउटले इन्होंने रखा है स्पेसिफिक फॉर द कमिंग फिस्कल ऑफ 31,500 ऑड करोड़, मुझे लगता है आई थिंक एक सपोर्ट
एफर्ट देगा फॉर द रेगुलेटेड ROEs टू प्रॉब्ली इवन इम्प्रूव फ्रॉम द करंट लेवल। तो मुझे लगता है द अर्निंग्स एट 116 रुपीज़ काफ़ी अट्रैक्टिवली प्राइस है स्टॉक, एंड वी आर प्रॉब्ली कीपिंग अ टारगेट ऑफ 146 रुपीज़ अगले 15 से 18 महीनों में, एट विच प्राइस एज आई मेंशन्ड अर्लियर इट ट्रेड्स एट द प्राइस टू बुक ऑफ 1.3 टाइम्स। ओके, तो शायद यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, ये फिलहाल मानना है मयूरेश का। लेकिन अब 300 पॉइंट के नुकसान के साथ सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे, मिड कैप इंडेक्स में भी 90 अंकों की गिरावट और 7022 पर निफ्टी समय ट्रेड करता हुआ। हमारे साथ अब संजय रामदास डोंगरे, EVP सीनियर फंड मैनेजर UTI म्यूचुअल फंड के जुड़ गए हैं। डोंगरे साहब, हमने देखा लगातार पिछले कई दिनों से बाजार का मूड जो है वो बिकवाली की तरफ ही है। इंटरनेशनल मार्केट्स का प्रेशर कहें या फिर बजट से पहले नर्वसनेस, आपको क्या आपने क्या एक्सपीरियंस किया है कि फंड फ्लो क्या थोड़ा सा तंग हो रहा है? क्या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी कम पैसा लगा रहे हैं इस तरह के मार्केट में, बाजार में? नहीं, जैसे कि हमने पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। उसके कारण ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट में जो इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं उस पर होता है, और वही अभी हमको देखने को मिल रहा है। इस ओनली थोड़ा डिफरेंस ये है कि पहले जो SIP से जो पैसे आ रहे थे वो आई थिंक दैट मनी इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग, और एक एवेन्यू जहाँ से इनफ्लो अभी भी जारी है वो है सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस या कॉर्पोरेट जिनके वो प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, वो आई थिंक उनका इन्वेस्टमेंट मार्केट में ये जो मार्केट जो लो पे चल रहा है, आई थिंक इस लेवल पे उनका इन्वेस्टमेंट शुरू है। तो मुझे लगता है कि इनफ्लोज थोड़े स्लो डाउन हुए, लेकिन जो SIP के इनफ्लोज है या वो अभी भी जारी है। ओके, लेकिन आपको क्या लगता है बाजार में भी और कितनी गिरावट आएगी? नहीं, देखिए, ये शॉर्ट टर्म में ये कहना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स एज वेल एज लोकल फैक्टर्स को अगर देखेंगे तो मार्केट में ये वोलेटिलिटी शुरू रहेगी। लेकिन अगर आप मार्केट को एक इन्वेस्टमेंट नजरिया से देखते हैं तो आपको ये दिखेगा कि आज जब निफ्टी 7000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो अराउंड 14 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड मल्टीपल के लेवल से ट्रेड कर रहा है। जबकि आप पिछले 10 साल का अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो निफ्टी ऑन एन एवरेज 15.5 1 ईयर फॉरवर्ड मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि आज जब निफ्टी 7000 के लेवल पे है तो ये बिलो द एवरेज वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। और हमने, अगर आप पिछले 20 साल की अगर हिस्ट्री देखेंगे, जब भी मार्केट बिलो एवरेज वैल्यूएशंस पे ट्रेड किया है तो आगे पॉजिटिव रिटर्न्स बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मार्केट में हम लोग जो वोलेटिलिटी देख रहे हैं या लोअर वैल्यूएशंस देख रहे हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स को अपना इक्विटी अलोकेशंस बढ़ाने का, जिसके जरिए आने वाले 3-5 साल में वो पॉजिटिव रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि शायद ये सही समय है रिटेल निवेशकों को पैसा लगाने का, एलोकेशन बढ़ाने का इक्विटी की तरफ, एज अ फंड हाउस आपका रुझान कहां पर है? अगर आपके पास कैश है तो आपने कितना डिप्लॉय किया हुआ है? किन क्षेत्रों में, किन शहरों में आप इस समय मौका ढूंढ रहे हैं निवेश करने का? जैसे अगर आगे जाके जहाँ पे अर्निंग्स बेकरार रहेगी और जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी, वो सेक्टर्स आगे जाके अच्छे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप अगर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर देखेंगे तो वो एक सेक्टर हमें काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि हमारी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी अभी कम हुआ है और सबड्यूड है बेसिकली। तो उसके अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में कम होता है तो लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, और ये जो 7 पे कमीशन या OROP, उसके कारण जो कंज्यूमर्स जो सिटीजन्स के हाथ में जो एक्स्ट्रा मनी आ रहा है, तो मुझे लगता है जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर है उसको ज़्यादा फायदा हो सकता है। दूसरा सेक्टर जिसको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है वो है गैस सेक्टर, जिसमें गैस, जबकि पिछले 1-1.5 महीने में हमने जो कतार के साथ हमारा जो गैस कॉन्ट्रैक्ट था वो रीनिगोशिएट किया है। अगर आप एक्सपर्ट्स की राह देखेंगे तो उनका मानना यही है कि गैस प्राइसेस है वो काफ़ी लंबे समय तक
लोअर लेवल पे रहने की गुंजाइश है। अगर गैस प्राइसेस अगर लोअर लेवल पे रहते हैं तो जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन चेन में जो कंपनीज इन्वॉल्व है उन सब कंपनीज को फायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है वो एक सेक्टर जिसको काफी फायदा हो सकता है आने वाले दिनों में। ओके, तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो आपने चुन रखे हैं, लेकिन अगर हम देखें बाजार का रुख, जैसे आपने कहा कि ग्लोबल मार्केट्स पे डिपेंड करता है, क्या बजट वाकई मार्केट का मूड सुधार सकता है या बजट एक दो दिन की बात है और हमें ग्लोबल मार्केट को ही ट्रैक करना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली ग्लोबल फैक्टर्स इस समय ज्यादा डोमिनेंट है, लेकिन बजट के द्वारा हमको ये पता चल जाएगा कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन है वो हो रहा है कि नहीं, जिसके कारण गवर्नमेंट की बोरोइंग कम या स्टैग्नेंट रह सकती है, सो दैट द मोर फंड्स आर मेड अवेलेबल टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। जो बजट में जो फंड एलोकेशंस है वो किस सेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं, तो उससे हमको ये पता चलेगा कि किन सेक्टर्स में ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो सकता है और उस सेक्टर में हम अपना निवेश कर सकते हैं। तो आई थिंक बजट में हम लोग ये मेन थिंग जो हम लोग देखना चाहेंगे वो है कि फिस्कल कंसोलिडेशन हो रहा है कि नहीं, जिसके कारण आने वाले जो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी रहेगी उसमें उनको फिर इंटरेस्ट रेट्स कट करना काफ़ी आसान हो सकता है। ओके, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मिस्टर डोंगरे। मयूरेश जोशी और सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं 7015 ये लेवल निफ्टी में अब आते हुए। अगर आप देखें तो बाजार में एक वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, पर कुछ स्टॉक्स जहां पर बिकवाली बढ़ती हुई नज़र आई है इस वक्त आपको दिखाते हैं। अपोलो टायर्स, ये आप देखिए जिसमें हम काफ़ी तेज़ी से गिरावट आते हुए देख रहे हैं। पिछले कुछ मिनटों के दौरान ये फिसला है, आप देख सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव जोन में आता हुआ। ऐसा ही एक और स्टॉक है NHPC, और यहाँ पर भी हम गिरावट अचानक से आते हुए देख रहे हैं। हालांकि इन दोनों ही काउंटर्स पे, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, औसत से कम वॉल्यूम है, लेकिन अभी अभी तेज़ गिरावट बढ़ी है। सर्वेंद्र, क्या कहते हैं चार्ट्स? देखिए, एनएचपीसी ने तो एक लास्ट वीक जब हम मिले थे तो एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, बट वो ब्रेकआउट तो फेल हो गया और वो 21-22 के ऊपर वो स्टॉक टिक नहीं पाया है। तो अब लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास वापस ये स्टॉक आ गया है और तकरीबन एक सवा रुपये और बाकी है। तो मेरे ख्याल से 18.5-19 वो उसका सपोर्ट रहा है लास्ट 3 महीने, और मेरे को लग रहा है स्टॉक वहाँ तक तो एटलीस्ट जाएगा। तो एक 18.5 और 19 जैसे टारगेट्स नीचे में बनेंगे, बट ज़्यादा कुछ आप इसमें अभी फिलहाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 महीने से करीब 18.5 से 20-21 की रेंज में ही है ये स्टॉक। ओके, तो क्लियरली वो रेंज बाउंड ट्रेड इन स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है, लेकिन एक और ट्रेडर्स डिमांड पर मनीष शर्मा की राय लेकर आ रहे हैं, यानी कि आपने जो सवाल भेजे हैं उसके जवाब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। L&T हाउसिंग फाइनेंस पर ये फिलहाल कॉल है, यहाँ पर 57 के टारगेट के लिए तेजी कर रही है। मनीष शर्मा कह रहे हैं ये टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस आपका रहेगा इसमें 48 रुपीज़ पर। इसके अलावा KEI इंडस्ट्रीज में आज जो 2% की गिरावट है ये आगे और गहराएगी, ये मनीष को लगता है। टारगेट 85 का रखेंगे आप, और स्टॉप लॉस जो रहेगा इस ट्रेड में वो 98 पर रहेगा। 94 के आसपास फिलहाल वो काउंटर ट्रेड करता इस समय दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही जैसे कि हम बात कर रहे थे बजट की, मयूरेश, कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो, जिन पर आप बजट को ध्यान में रखते हुए इस वक्त निवेश की राय दे रहे हैं? इनफैक्ट 2 स्टॉक ठीक ठाक लग रहा है बजट पर्सपेक्टिव से। एक जो कैपिटल आउटले हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की तरफ, मुझे लगता है आई थिंक गवर्नमेंट फोकस विल बी क्वाइट इंटेंस ऑन दिस फ्रंट। हाउसिंग हो, रूरल स्पेंडिंग हो, तो वहाँ पे मुझे लगता है KNR कंस्ट्रक्शंस कैन बी अ बिग बेनिफिशियरी। जैसे रोड एक्टिविटी पिकअप होने की उम्मीद है और जैसे एक बजटरी एलोकेशन हुआ था लास्ट ईयर ऑफ 33,000 करोड़, मुझे लगता है 20% एडिशनल बजट एलोकेशन हो सकता है ये वर्ष के लिए। और अगर हम देखें जो EPC और हाइब्रिड एन्युटी वाले मॉडल्स हैं ये फेवर होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ब्लॉक प्रोजेक्ट्स हैं, इफ दे आर गॉट ऑन स्ट्रीम, आई थिंक अ लॉट ऑफ EPC प्लेयर्स विल गेट प्रायोरिटी इन गेटिंग दीज वर्क ऑर्डर्स। जहाँ तक KNR का सवाल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, मुझे लगता है जो डेट इक्विटी इज लेस देन 0.2 टाइम्स, अर्निंग्स ग्रोथ कैन बी इन एक्सेस ऑफ 20-22%, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है जो कोर EPC बिजनेस के ऑर्डर विन्स हैं आज की तारीख में भी, आई थिंक दैट गिव्स सफिशिएंट रेवेन्यू विजिबिलिटी ऑफ 4.3x। तो इसका मतलब यही होता है, आई थिंक रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी
ठीक ठाक हो सकती है, हेल्दी बैलेंस शीट है, ऑलमोस्ट डेट फ्री। और मुझे लगता है अगर हम रोड प्रोजेक्ट्स इसमें ऐड करें जो BOT प्रोजेक्ट्स ये कंपनी ने बिड किए हैं एंड अप्लाई द फ्री कैश टू इक्विटी मॉडल ऑन दैट, मुझे लगता है टारगेट प्राइस ऑफ 600 इज पॉसिबल। बट अगेन आई थिंक सिलेक्टिवली और स्लोली बाय करे, ग्रेजुअली बाय करे एंड डोंट पुट इन मोर देन 15%। जो सेकंड स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है फ्रॉम द डिफेंस स्पेस है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियरली जो बजट आउटले हुआ था डिफेंस की तरफ ऑफ 86,500 crore, हमें लगता है दैट बजटरी एलोकेशन विल इंक्रीज बाय अराउंड 10 to 15% इन दिस ईयर्स बजट, और क्लियर एक बेनिफिशियरी इंपैक्ट आ सकता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक में। ऑर्डर बुक हमें उम्मीद है कि ग्रो हो सकता है 1.8 टाइम्स ओवर द नेक्स्ट 3 years एंड रीच अराउंड 40,000 crore, जो 4 times विजिबिलिटी दे सकता है FY18 अर्निंग्स। तो मुझे लगता है जैसे एक टॉप लाइन ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं 12.3%, बॉटम लाइन की 13.7%, दे आर गेटिंग डाउन देयर एम्प्लॉय कॉस्ट फ्रॉम 18.1% to 15.5%, अदर रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस विल रिमेन अराउंड 55-60% ऑफ द टॉप लाइन, जिसका मतलब कि जो पैट मार्जिन है वो बिल्कुल एक्सपेंड हो सकती है फ्रॉम 16.9 to 17.5%। कैश रिच बैलेंस शीट है इन एक्सेस ऑफ मोर देन 6,000 crore, एंड अगेन आई थिंक द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज विल प्रोवाइड केपेक्स दैट द कंपनी इज परस्यूइंग। तो अराउंड 18 टाइम्स मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी देख सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1440। ओके, तो BEL और KNR कंस्ट्रक्शन ये फिलहाल मयूरेश की पिक्स है जहां पर दमदार रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन गौरांग शाह से भी हमने बात की सुबह में, सुन लेते हैं उन्होंने क्या सुना है बजट के लिए। NBCC के रूप में एक डिस्क्लोजर हमारे तरफ से कवायद की है यहाँ पर लंबी अवधि के निवेश करने के लिए। ये कंपनी काफ़ी अच्छा रुझान इस कंपनी में हमने देखा है नतीजों के आधार पर। वैल्यू क्रिएट रही है ये कंपनी लंबे अवधि के नज़रिए से कोई यहाँ पर निवेश करता है तो। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में है, सरकारी कंपनी है और सरकार ने जिस तरीके से योजनाएं बनाई है, हाउसिंग फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग, स्मार्ट सिटीज़, 1 साल का लक्ष्य हमने करीबन 990 का रखा है और अगर नतीजे काफ़ी दुरुस्त आए तो हम ये शायद जो लक्ष्य ऊपर की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। डिजिटाइजेशन प्रोसेस और डिजिटल इंडिया का जो मुहिम सरकार ने चलाई है उसका भी एक फ़ायदा इस कंपनी को मिल सकता है। मैं मानता हूं कि आरपूस को लेकर के छोटी या मध्यम अवधि के लिए कुछ दबाव हमने देखा है, लेकिन ये दबाव लंबी अवधि के लिए रहेगा ऐसा हम नहीं मानते हैं। 116 का लक्ष्य निर्धारित किया लंबी अवधि के नज़रिए से डिश टीवी पर। जिस प्रकार से ग्रिड नेटवर्क है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का इस कंपनी के पास, सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं है, पूरे पैन इंडिया में फैला हुआ है चौतरफा इनका जो सप्लाई ग्रिड नेटवर्क का कारोबार है। ये कंपनी मात्र अपनी ग्रिड नेटवर्क नहीं चलाती है, अगर ज़रूरत पड़ने पर कुछ अगर एंटिटीज़ को इनके पावर ट्रांसमिशन ग्रिड की ज़रूरत पड़ती है तो ये लीज पर भी देती है। ये पावर रिलेटेड सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ये उसी हाल से, उसी नज़रिए से हमें लग रहा है कि अगर आप 2 या 2.5 साल का नज़रिया रखते हैं तो 185 तक के लक्ष्य तो आपको बहुत ही आसानी से मुकम्मल हो सकते हैं। तो ये वो स्टॉक्स जो हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए चुन रहे हैं बजट के लिहाज से। आपने सुना गौरांग और मयूरेश के पिक्स, और अब आपको बताते हैं BTST कॉल्स, क्योंकि 3:15 बज चुके हैं। रोज की तरह हेमेन कपाड़िया KR चोकसी सिक्योरिटीज़ के सबसे पहले सेल कॉल दे रहे हैं। टाटा स्टील पे 244 के टारगेट, 253 पे एक स्टॉप लॉस लगाने की राय है हेमेन की ओर से। इसके अलावा हेमेन ने चुना है LNT और यहाँ पर सेल कॉल है टारगेट 1095, स्टॉप लॉस 1125 पे। वहीं यहाँ पर किरण जाधव की राय आपके लिए हाजिर करते हैं। किरण कह रहे हैं UPL में भी क्वालिटी पोजीशन लेंगे तो बेहतर रहेगा। 368 का टारगेट है, 386 का स्टॉप लॉस, ये गौर करिएगा। वहीं भारतीय इंफ्राटेल में भी एक सेल साइड की पोजीशन किरण ने सुझाई है 349 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस यहाँ पर 368 का है। सर्वेंद्र हमारे साथ बने हुए। सर्वेंद्र, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, आज तो मार्केट थोड़ा वीक बंद हो रहा है, तो दोनों ही BTST ट्रेड सेल साइड में है। पहला है हीरो होंडा जो एक 10 पॉइंट घट चुका है, बट और घट सकता है। तकरीबन 2586 के टारगेट्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कल फर्स्ट कपल ऑफ आवर्स में, और 2651.60 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरा है एशियन पेंट्स, ये भी सेल करें। एक 868 867 जैसे टारगेट्स नीचे में देखने मिलेंगे। 886.60 का स्टॉप लॉस इसमें रिकमेंडेड है। ओके, तो ये BTST कॉल्स एशियन पेंट्स पे सेल कॉल दे रहे हैं 868 पे 886 के टारगेट। मुझे लगता है ये उल्टा हो गया, 886 के स्टॉप लॉस और 868 के टारगेट होंगे एशियन पेंट्स में, जहां आप बेच कर चल सकते हैं। और हीरो मोटो यहाँ पर भी एक सेल कॉल ही आ रही है इनकी ओर से। और इस बीच आपको आइए दिखाते हैं कि बाजार की स्थिति क्या है। 7017 का लेवल निफ्टी में नजर आ रहा है। सेंसेक्स 23,100 से कुछ नीचे ट्रेड करते हुए
225 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक भी ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट का मूड काफ़ी बेरिश। कुछ स्टॉक्स अगर आप ढूंढने की कोशिश करें, हेक्सावेयर एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिस पे सर्वेंद्र आपकी राय लेना चाहेंगे। आज देखिए यहाँ पे अचानक से रोल्स पिकअप हुए हैं और मंदी की तरफ ये रोल होता हुआ नजर आ रहा है। दिन के निचले स्तरों पे है हेक्सावेयर। क्या शॉर्ट करने अगली सीरीज में? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। आईटी स्टॉक्स पे ओवरऑल थोड़ा सा ध्यान नरम ही है और ये भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को क्लियरली सरपास नहीं कर पा रहा है और वहीं से बार बार सेलिंग आ जा रही है। स्टॉक थोड़ा चॉपी है, वॉलेटाइल है। सो मेरा ट्रेडिंग फेवरेट तो नहीं है, बट 218-220 के टारगेट इसमें ट्रेडिंग साइड में मिल सकते हैं बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी। शुगर काउंटर्स में हमने देखा है दिन भर काफी तेजी इस अनुमान में कि ग्लोबल प्रोडक्शन शुगर का कम रहेगा, लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने अभी भी ट्रेड लेना है तो क्या पिक करेंगे सर्वेंद्र? श्री रेणुका 5% ऊपर, बलरामपुर में हमने देखा है लगभग 3% की तेजी। देखिए चीनी तो ओवरऑल वैसे भी अगर आप देखें तो चीनी के लिए कल एक हिस्टोरिकल डे था, कुछ एक 20-22 साल का फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड ट्रेडिंग डे था जहां पे 10-11% की बढ़त देखी थी। सो ऐसा तो लास्ट 20-22 साल में कभी देखा नहीं गया। तो रॉ शुगर में तो एक बहुत स्ट्रांग रिवर्सल है, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो चीनी स्टॉक्स को डेफिनेटली नेक्स्ट 6 से 9 महीने में फ्लेवर में रह सकते हैं, क्योंकि अगर रॉ शुगर ही यहाँ से करीब 30% बढ़ेगी तो डेफिनेटली सारे के सारे चीनी स्टॉक्स को फायदा मिलने वाला है। अगर मेरे को आप पिक करने को बोलेंगे तो बलरामपुर चीनी डेफिनेटली उसमें एक टॉप पिक होएगा। मयूरेश, आप क्या खरीदेंगे? नहीं, अगर चूज करना ही हो आउट ऑफ कंपनी विच आर हाईली लेवरेज्ड और अगर लंबा नजरिया रखना हो प्रदीप जी, तो मुझे लगता है आई थिंक जो यूपी बेस्ड मिल्स हैं, स्पेसिफिकली बलरामपुर चीनी की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक दैट कैन डू वेल। बट अगर आप देखें तो जो प्राइस मूवमेंट रही वो काफी सब्सटैंशियल रही है इन द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड मंथ्स। तो क्लियरली आई थिंक जो ग्लोबल इन्वेंट्री है बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस 5 मिलियन टन के आसपास आई थिंक घटने की उम्मीद है। और अगर हम नेक्स्ट क्रशिंग सीजन की बात करें तो डेफिनेटली आई थिंक जो शुगर साइकिल है दैट विल गो इनटू एन ऑन साइकिल, जिसका मतलब यही होता है कि काफी प्रोडक्शन विल गेट shifted to other cash crops. तो क्लियरली एक रियलाइजेशन इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ हाउ शुगर विल पैन आउट फॉर द कमिंग 2 years टू सी द लीस्ट। एंड हैविंग सेड दैट मुझे लगता है बलरामपुर एक काफी डिसेंट प्ले हो सकता है, बट वन रियली नीड्स टू वेट फॉर डिक्लाइंस। आई थिंक ये लेवल पे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि जाके शुगर स्टॉक्स बाय करें। ओके, तो कुछ गिरने दें फिर लीजिए काउंटर्स, लेकिन यहाँ पर दमदार कमाई जरूर होगी, ये फिलहाल पूरा भरोसा है। कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जिसमें आज हमने देखा है वॉल्यूम पिकअप काफ़ी ज़्यादा है। यूनिटेक मिसाल के तौर पर ये कंपनी 4 रुपए की रह गई है, लेकिन आप देखिए वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में बनते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जुबलेंट फूड में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता हुआ, पुंज लॉयर जैसे काउंटर्स है जहाँ पर खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि रिलायंस कम्युनिकेशन ये काउंटर काफ़ी एक्टिवली ट्रेडेड था, पिछले 1 घंटे में ऊपरी लेवल से हल्का होता हुआ दिखाई दिया है। अब कुछ बिकवाली की पोजीशंस यहाँ पर आई है, सिर्फ 1% ऊपर है, 3% से ज्यादा के गेंस इसमें देखने को मिले थे। तो क्या अब तेजी के हाथ कम हो रहे हैं या फिर बिकवाली की पोजीशंस एक्टिवेट हो रही हैं? क्या हुआ है सर्वेंद्र आरकॉम में? देखिए बाउंस तो बहुत ही वीक ये हुआ है, इसमें डिलीवरीज भी इस बाउंस में है नहीं। तो 54-55 के ऊपर जब तक ये स्टॉक निकलता नहीं है तब तक भरोसे के साथ ये नहीं बोल सकते कि इसमें हाँ और इसमें अपसाइड्स बाकी हैं। ये स्टॉक मुझे तब तक के लिए तो तकरीबन 48 और 53-54 के बीच में रेंज बाउंड ही लग रहा है। 55 के ऊपर ये थोड़ा मोमेंटम पिकअप होगा और फिर इसमें डेफिनेटली थोड़ी सी खरीदारी की जा सकती है। ओके, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इस वक्त मार्केट में नजर आ रहा है, अगर हम आपको दिखा पाएं, 6500 की पुट अगली सीरीज की यानी मार्च सीरीज की अगर आप देखिए काफ़ी एक्टिव हो गई है। करीब 40 रुपए का भाव चल रहा है और यहाँ पर जिस तरह से पोजीशन बनी है आज के दिन करीब 2.25 लाख के आसपास के पोजीशंस जुड़ते हुए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की 6500 की कॉल आप देख रहे हैं। अगर आप 6500 की पुट लगाएं तो आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ से 500 पॉइंट नीचे का वो लेवल है। और ये देखिए अब आपके सामने करीब 13-14 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है और आज 25% एडिशन हुआ है इसमें। 500 पॉइंट नीचे के पुट पे इतना एक्शन और 6800 पे भी देखिए यहाँ भी करीब करीब इतना ही एडिशन हुआ है। भाव वहाँ पर करीब 100 रुपए के आसपास है। सर्वेंद्र, क्या ये लेवल वाकई ओपन होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? क्या सलाह होगी कि सीरीज की शुरुआत से पहले ये पुट ले लें? अब देखिए प्रदीप जी, इवेंट तो बड़ा है और कुछ भी हो सकता है, बट यही सेम सारी चीज़ें इसकी एकदम विपरीत 9000 के लेवल्स पे हो रही थी, जहां 9500 और 10000 के ऊपर के कॉल्स आउट ऑफ द मनी लॉन्ग डेटेड कॉल्स में बहुत सारा एक्शन हुआ था। तो मुझे तो तकरीबन जो पहले हुआ था उसका एकदम विपरीत उल्टा होते हुए लग रहा है।
तो मैं तो बीइंग अ कॉन्ट्रेरियन प्लेयर मैं यहाँ से बेचने की तो राय बिल्कुल नहीं दूंगा। सो 65 आ सकता है, 66 आ सकता है, डेफिनेटली हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है। 5% चांस ये भी है कि वो सब नंबर्स आ सकते हैं, बट उनमें आप कमा नहीं पाएंगे क्योंकि वो नंबर ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं स्क्रीन के ऊपर। अगर आए तो रुकेंगे नहीं, तो आप प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे? तो इसलिए मेरा मानना ये है कि उस साइड के व्यू को छोड़ दिया जाए और नीचे में कहीं अगर वो लेवल्स आते हैं तो खरीदने की तैयारी की जाए। ओके, ये फिलहाल राय आती हुई स्पीच इन्फोसिस की ओर से अपडेट आ रहा है कि विशाल सिक्का अगले 5 सालों के लिए सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर वो फिलहाल डेवलपमेंट्स आती हुई इन्फोसिस के लिए। लेकिन इस समय आप देखेंगे कौन से काउंटर्स बाजार को कुछ सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। एमएनएम में हमने देखा 1% की तेजी, जहां पर टाटा मोटर्स की हम पहले बात कर रहे थे और 3% नीचे था। भारती एयरटेल, पावर ग्रिड, बीपीसीएल, इनफैक्ट बीपीसीएल सुबह से ही तेजी में था और एशियन पेंट्स कल वो सोल ट्रेडेड काउंटर था जिसमें तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। पावर ग्रिड या एमएनएम जैसे काउंटर्स में क्या कुछ खरीदारी करना ठीक रहेगा इस एनवायरनमेंट में? मयूरेश, कोई तेजी का कॉल यहाँ? पावर ग्रिड एक बेहतरीन प्ले हो सकता है अगले 2 से 3 साल में अलॉन्ग विद एनटीपीसी इन द पावर स्पेस। जैसे कैपिटलाइजेशन और केपेक्स प्लान से कंपनी के हैं, मुझे लगता है ये आरओईज का जो मॉडल है पावर ग्रिड का भी आई थिंक काफ़ी सब्सटैंशियल है और जैसे इनके नतीजे आए थे आई थिंक नतीजे बहुत इंकरेजिंग थे। तो मुझे लगता है पावर ग्रिड लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। ओके, बाजार बंद होने का वक्त करीब आ रहा है और एक्सपायरी के एक दिन पहले आज फाइनली दिन के निचले स्तरों पे क्लोजिंग की तैयारी है। पिछले 2 दिनों के अंदर बाजार ने काफ़ी तेज़ गिरावट देखी है। 2 स्टॉक्स लेकिन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखिए, एक एक्साइड और एक पावर ग्रिड। सर्वेंद्र, इन दोनों के चार्ट्स पे अगर आप नज़र डालें, इन दोनों में खास बात यह है कि आज यहाँ पे रोल ओवर्स थोड़ा पिकअप हुए हैं। एक्साइड में खास तौर पे पिकअप हुए हैं और ये दोनों ही आज एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहे हैं। क्या कॉल देंगे आप? देखिए, पावर ग्रिड पे तो अभी हम बात कर ही रहे थे। स्टॉक तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में अच्छा लग ही रहा है। एक्साइड डेफिनेटली अराउंड 118-120 पे काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स हैं स्टॉक को और इसका लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर भी अगर मैं देखूं तो लगता है कि वो 120 के आसपास जो लार्जर करेक्शंस थे वो पूरे हो गए। तो मे बी रिकवरी में टाइम लगा सकता है, बट स्टॉक डेफिनेटली ये भाव से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से लेके ही काम करना चाहिए और ऊपर में 142-144 जैसे ट्रेडिंग टारगेट्स या मे बी एक फोर्टनाइट टारगेट्स लेके चल सकते हैं। और अगर थोड़ा अगर आप पोजीशन को डिलीवरी में कैरी कर सकते हैं और वायदा बाजार छोड़ के अगर आप डिलीवरी में काम करते हैं तो करीब 150 से 155 के भी स्तर इसमें देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट 3 से 6 महीने में। यूरोपियन मार्केट्स पे लेकिन एक बार नजर डालनी चाहिए जहां पे गिरावट बढ़ती जा रही है। जिस तरह से क्रूड गिरा है उसके साथ साथ और डाउ फ्यूचर्स भी बाजार दिन के निचले स्तर पर है, यूरोपियन मार्केट्स भी दिन के निचले स्तर पर आते हुए तो यहाँ ऐसे कोई संकेत दिखाई नहीं देते कि कल का मार्केट कुछ बेहतर हो पाए। हालांकि डाउ में अभी गिरावट कम है यूरोप के मुकाबले, लेकिन शाम को देखना होगा। जी हाँ प्रदीप, क्योंकि कल हमने देखा था डाउ में एटलीस्ट जब शुरुआत हुई थी इतनी खराब स्थिति नहीं दिख रही थी, लेकिन अब जो मूड है वो क्लियरली इंटरनेशनल मार्केट से ही गवर्न्ड है। कुछ और काउंटर्स जो मेरे रेडार पर आए हैं और जहाँ पर हमने देखा है निचले लेवल से थोड़ा सा रुझान बेहतर होता दिखाई दे रहा है। बैंकिंग काउंटर्स भले ही वो इंडेक्स 200 पॉइंट नीचे हो, येस बैंक देखिए लगभग 1% की तेजी इसमें बनती हुई दिखाई दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आधे % से ज्यादा के गेन्स और पीएनबी भी निचले लेवल से थोड़ा सा रिकवर कर रहा है। इनके चार्ट्स में इनफैक्ट वो इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मयूरेश, क्या पीएनबी स्पेशली वो लंबी चौड़ी विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट जो कल शाम को आई और ऐसा माना जा रहा है कि दूसरे बैंक्स भी इस प्रथा को फॉलो करते हुए दिखाई देंगे, उसका कुछ इम्पैक्ट आपको लग रहा है या फिर इस समय बैंकिंग काउंटर्स में क्या रुझान रहेगा? क्लियरली आई थिंक जो एसेट क्वालिटी के प्रेशर्स हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली पीएसयू साइड से आई थिंक वो बरकरार रह सकती है इन Q4 और काफ़ी मैनेजमेंट्स ने ये दर्शाया हुआ है कि आई थिंक ये प्रेशर परसिस्ट करेंगे। दूसरी बात आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर साहब रिकैपिटलाइजेशन के फिगर क्या कहते हैं बजट में, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि काफ़ी बैंक्स को कैपिटल की सख्त ज़रूरत है। तीसरी आई थिंक जो उदय स्कीम के अंडर जो एक बॉन्ड्स का आया था, मुझे लगता है क्या प्राइसिंग है बॉन्ड्स को होती है एंड व्हाट रिक्वायरमेंट्स इट फुलफिल्स अंडर SLR, आई थिंक ये देखना भी बहुत ज़रूरी होगा। तो काफ़ी सम ऑफ मूविंग पार्ट्स हैं स्पेसिफिकली पीएसयू स्पेस के लिए, इसलिए आई थिंक आई जस्ट वेट आउट, वी वेटेड आउट फॉर सो मेनी मंथ्स एंड क्वार्टर्स, मुझे लगता है और कुछ समय रुकेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके,
और इस बीच मार्केट अपने आखिरी मिनटों में पहुंचता हुआ आज 2 मिनट बाकी है क्लोजिंग के लिए 7025 के करीब निफ्टी सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। 23,100 के आसपास सेंसेक्स, निफ्टी बैंक 200 पॉइंट नीचे 13,800 के करीब। मार्केट ब्रेथ 1:3 यानी 4 में से 3 स्टॉक्स कमज़ोर होकर बंद होते हुए नजर आएंगे। खास तौर पे अब आखिरी मिनटों पे अगर आप नज़र डालें, आज सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में FNO के स्टॉक्स पर अगर आप देखें तो NMDC होगा, उसके बाद औरोबिंदो फार्मा, BHEL, जेट एयरवेज, NTPC, LIC हाउसिंग, DV's लैब, फेडरल बैंक, ये कुछ खास स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे। और खरीदारी सेलेक्टिवली जो नज़र आई है, GMR इंफ्रा ने अपनी काफ़ी सारी बढ़त को धीरे धीरे करके गंवाया, ऐसा लग रहा है। आज शुरुआत में काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा था और 10% के आसपास की तेज़ी थी, पर खबरें आई, डिटेल्स निकली और फाइनली ये केवल 4% ऊपर बंद हो रहा है। लेकिन प्रदीप, शुगर काउंटर्स ने अपनी तेजी को बरकरार रखा है। श्री रेणुका खास तौर से आखिरी मिनट तक आप देखेंगे यहाँ पर खरीदारी होती हुई है। 5% के गेंस पर ये स्टॉक जाकर टिका है। इसके अलावा धामपुर, शक्ति शुगर्स, इन सब में भी अच्छी खासी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। JSPL के लिए एक बेहतर 17 के लगभग 3% का इजाफा। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट से एक और काउंटर जहाँ पर हमने देखा 653 के भाव देखे जा रहे हैं। 3% का इजाफा इसमें, 2.5% का इजाफा इसमें आता हुआ दिखाई दिया है। ऑफ कोर्स ऑयल मार्केटिंग कंपनियां थी जहां पर वो कच्चे तेल में गिरावट का इनको फ़ायदा ज़रूर मिला और IOC, BP, HPCL, BPCL, इन सब में अच्छे खासे गेंस बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये कुछ काउंटर्स है जहां पर इंटरेस्ट था, लेकिन आप देखिए औरोबिंदो फार्मा, इमामी इंफ्रा, सिंटेक्स, MBL इंफ्रा, ये कुछ काउंटर्स है। इवन सो आप राम की इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक्स जैसे स्टॉक्स पर भी नज़र डालेंगे तो वहाँ पर भी हमने देखा आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट और पिछले 3-4 सेशन में मुझे याद है राम की इंफ्रा में लगातार खरीदारी हो रही थी, वहाँ पर आज गिरावट जो है गहराई है। फाइनल जो प्रोविजनल क्लोज के आंकड़े आए हैं, 300 पॉइंट की गिरावट पर सेंसेक्स टिका है। निफ्टी 7,020 पर टिकता हुआ दिखाई दिया है और बैंक निफ्टी 13,800, जैसे हमारे जानकार आपको बता रहे थे 13,700 से 800 वो सपोर्ट का लेवल है और इन सपोर्ट्स पर ही जाकर लगभग टिकता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दिया है। बड़ा सवाल ये है कि कल रेल बजट का दिन एक इवेंटफुल डे है और इंटरनेशनल क्यूज अब तक जो है वो खराब ही हैं। सर्वेंद्र, क्या सलाह होगी, कैसे ट्रेड करेंगे कल? देखिए, इवेंट तो बड़ा है और उसके बाद उससे भी बड़ा इवेंट है, सो थोड़ा सा ट्रेड साइज, बेट साइज अपनी कम रखें, थोड़ा ट्रेडिंग इंट्राडे थोड़ा कम करें बिकॉज दिन में चॉपीनेस रहेगी, और थोड़ा सा अगर लार्जर एक पोजिशनल व्यू लेके ट्रेड करेंगे तो अच्छा है। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है लास्ट 4-5 दिनों में, जो कि मैं पिन पॉइंट करना चाहूँगा, बड़ी मुश्किल से 13,000 करोड़ हमने किया है। लास्ट के 1 मिनट तक 13,000 करोड़ नहीं हुए थे और अभी जाके 13,000 करोड़ कैश में, NSE कैश में मार्केट ने कंप्लीट किया है। तो 4-5 दिन से अगर ये 12-13,000 करोड़ का मार्केट है तो एक जो सबसे बड़ी सेइंग है टेक्निकल एनालिसिस में कि नेवर शॉर्ट अ डल मार्केट। सो जिस तरह का ये मार्केट डल मार्केट है, इसको शॉर्ट करने की तो गलती बिल्कुल मत करें। भले ही मैं मानता हूं 100-150 पॉइंट और नीचे में बाकी होंगे, हो सकते हैं, बट मार्केट रिबाउंड बहुत शार्प करेगा और आपको वो सौदा शायद काटने का मौका ना मिले। तो इस चीज को तो मैं बिल्कुल क्लियरली व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि डोंट शॉर्ट अ डल मार्केट, इस चीज को ध्यान रखें। वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, लोग वेट एंड वॉच का नजरिया अपना के रखे हुए हैं लार्जर प्लेयर्स। तो जब बड़े प्लेयर्स खुद ही दूर बैठे हैं तो हमको रोज क्या जरूरी है, क्या कोई जबरदस्ती नहीं है रोज ट्रेड करना। तो 1-2 दिन आराम भी कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि कल थोड़ा आराम करना चाहिए, 1-2 दिन आराम करना चाहिए और बजट को पूरी तरह से देख के करके एक बार डिस्काउंट हो जाए फिर आप अपने ट्रेड्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, रेल बजट पे नजर रखेंगे कल। सर्वेंद्र, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मयूरेश आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और अब देखते हैं स्टॉक 2020 के रिजल्ट।